नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स को पढ़ रहे थे। और हम लोग जो लास्ट हमने पढ़ा था वो था यहां तक, जहां पर हमने कहा था ईएनए के ऊपर। ईएनए के टू यूजेस हैं, एक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और दूसरा बाकी चीज के लिए। तो ईएनए के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो ईएनए के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब बाकी मतलब अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो गवर्नमेंट मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इस ईएनए के ऊपर एक जीएसटी रेट नोटिफिकेशन में कह सकती है ईएनए आर बीइंग सप्लाइड टू मैन्युफैक्चरर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो 5% है, वरना 12% है। जैसे बायोडीजल फ्यूल में उन्होंने लिखा हुआ है, द बायोडीजल फ्यूल इज सप्लाइड टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो 5%, अदरवाइज इट इज 12%। ऑब्वियसली अगर 12% हो गया तो आईटीसी विल बी अवेलेबल। इसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं पंजाब रिगार्डिंग इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोविजन इन द जीएसटी लॉ टू अलाउ ए बायर टू पे टैक्स फॉर द सप्लाईज received from a new or unknown buyer. He had been approached by the rolling mills manufacturers of the Mandi Govindgarh area and they requested to allow them to make payment on reverse charge basis. मतलब नया बायर से अगर हम लोग खरीदते हैं, एक सेक्शन 38 में बहुत सारे चेंजेस भी आए ना कि अगर आप नया बायर से खरीदेंगे तो क्या होगा, वो एप्लीकेबल अभी तक इन्होंने किया नहीं है। मैं एक बार दिखला देता हूं सेक्शन 38। रुकिए, किसी के पास किताब मिल गई है ना आप लोग को? अब किताब एक बार निकालेंगे आप? आया नहीं अब तक ऑन द वे। बख्शिटी जी ऑफिस में रखा हूं सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। पेज सेक्शन 38 पेज 255 में, बस यही है, पेज नंबर बताना के लिए मैं बोल रहा था। ओके, पेज नंबर 255 था ना? ये रहा, कम्युनिकेशन डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये देखिए, details of supply in respect of which such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of the details of the said supplies being furnished under section 37 subsection 1 by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed, or by any registered person who is defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed। यानी कि जो रिसिपिएंट है अगर वो नया है तो सामने वाली पार्टी को, सॉरी रिसिपिएंट नहीं, रिसिपिएंट को हम क्रेडिट नहीं देंगे अगर सप्लायर नया है, तो वही डिस्कशन हो रहा है। लेकिन अभी ये सेक्शन 38 इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि भैया कि जो नया सप्लायर से अगर हम लोग खरीदते हैं तो रिवर्स चार्ज बेसिस पे हम लोग को पेमेंट कर देने दीजिए, वी विल टेक द क्रेडिट। एंड दे रिक्वेस्टेड टू अलाउ देम टू मेक पेमेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। He added that this proposal could add substantial amount of revenue and also contribute to ease of doing business. चलिए, इनके रूल्स नहीं आए ना अभी तक सेक्शन 38 के, कि ये इंप्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है लेकिन इसका रूल्स नहीं आया। नेक्स्ट, Rule 41 of the GST rules for apportionment of unutilized input tax credit between entities arising out of the demerger of a company. The Honorable Minister from Punjab suggested that the mechanism to transfer input tax credit between the new entities should be looked at more carefully. He stated that where a business was getting demerged,
there was little rational in insisting on the manner of transfer of tax credit as proposed presently. He suggested that transfer of input tax credit should be allowed on actuals, that is only on the basis of the value of those assets on which input tax credit had been availed. इसका अमेंडमेंट भी आ चुका है, सेक्शन 41 पेज 180 188 180 188 नहीं नहीं, ये इन्होंने ना कुछ गड़बड़ लिखा है, ये 40 रूल 41 देखना, सॉरी मैं गड़बड़ा है। रूल 41 पेज 210 213 210 यहाँ और 213। रूल 41, इसमें देखिए किस वैल्यू पे ये ट्रांसफर हो रहा है। एक्सप्लेनेशन ये देखिए सेकंड लिखा हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है 16/2019 को। For the purpose of this sub rule, it is hereby clarified that the value of asset means the value of the entire assets of the business, whether or not input tax credit has been availed thereon. और ये प्रपोजल क्या कर रहे थे, यानी कि पंजाब जो कह रहा था कि जो ट्रांसफर होना चाहिए उसी वैल्यू ऑफ एसेट्स पे होना चाहिए जिस पे आईटीसी अवेल्ड किया गया है। ये collection from brick manufacturers was 12 crore, but in GST period it had declined sharply to 2.71 crore. तब तो कब ब्रिक्स पे अब नया रेट आ गया है, लेकिन उसका डेटा नहीं आया कि ये नया स्कीम कितने लोगों ने अवेल किया है और कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ा है। द डेटा इज मिसिंग। नेक्स्ट, प्रपोजल फॉर सेंट्रलाइज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड सेंट्रलाइज अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो उन्होंने जो अथॉरिटी बनाई है वो नेशनल अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनाई हुई है। मैं आपको बताता हूं वो प्रपोजल कहां है। एडवांस रूलिंग का जो चैप्टर है पीडीएफ, तो पीडीएफ होना चाहिए। एडवांस रूलिंग का सेक्शन कौन सा है? 97 होगा सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते राजेश जी। 95 96 97 ये रहा 101 है पेज 95 पे, लेकिन ये अभी तक बना ही नहीं है। अरे ये क्या खोल दिया। ये रहा नेशनल अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। आज के डेट में मुझे बताइए ये एडवांस रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चल रहा है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हर एक स्टेट में है, यस और नो? यस सर। जी। मान लीजिए आई एम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी, 3 स्टेट में मेरा ऑफिस है। हाँ। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड स्टेट ए के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जाता है क्लासिफिकेशन इश्यू के लिए कि 4201 पे रेट क्या होना चाहिए, तो कहा 5%। रिलायंस इंडस्ट्री स्टेट बी में जाता है, कहता है 12%। रिलायंस इंडस्ट्री स्टेट सी के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जाता है और कहता है 18%। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? यस सर। पॉसिबल, ऐसा हो भी रहा है। हाँ हो रहा है ना। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किस रेट पे गुड्स बेचेगा? मान लीजिए स्टेट ए से स्टेट बी ट्रांसफर हो रहा है गुड्स, 5%। तो 5 या 12?
बी से हो जाएगा तो 12% और ए से बी ज्यादा 5%। ठीक बात। तो ये इसको इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए कहा कि अगर डिफरेंट रूलिंग्स आर गिवन बाय डिफरेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, तो दे हैव कंस्टिट्यूटेड ए नेशनल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। बोला इनके पास जाएगा अपील के रूप में, एंड देन दे विल डिसाइड। मान लीजिए ये कहता है 12%, तो ऑल इंडिया रेट कितना हो जाएगा? 12%, विच विल बी बाइंडिंग ऑन द रिलायंस। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको पढ़ता हूं इसको। ये खुल गया जबरदस्ती। चलिए, जीएसटी पॉलिसी विंग सीबीआईसी इन व्यू ऑफ दिस इन प्रिंसिपल, यहां देखते हैं, CBIC stated that authority for advanced ruling different states were giving conflicting decisions on similar issue involving similar facts. This caused confusion among taxpayers as well as the tax officials. In view of this, in principle approval of the council was sought to replace the existing state-specific ARs with a centralized AR having a national bench with different regional benches across the country. A taxpayer having the same PAN registered in different states could approach the regional bench of the centralized AAR, where the head office of the taxpayer was located. He informed that the law committee was not in favor of centralized AAR, but there was agreement to create a centralized appellate authority for advanced ruling having a national bench with regional benches. The Honorable Minister from Kerala stated that the present system of AAR should be allowed to stabilize and the same should be continued. The Honorable Minister from West Bengal stated that the centralization would create problems. किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ एआर? कोई आइडिया? किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्या फेडरल स्ट्रक्चर उसका रिजॉल्व होता है? प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? हम लोग जब जीएसटी आ रहा था तो हम लोग ये सोच रहे थे वन नेशन वन टैक्स, लेकिन हर एक स्टेट में एआर आने से डिफरेंट काइंड्स ऑफ जजमेंट अगर हर एक स्टेट देता है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। अगर सेंट्रलाइज एआर बना दें तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व होती, लेकिन ठीक है, क्या प्रॉब्लम मुझे भी मैं गेस नहीं कर पा रहा। ही स्टेटेड दैट हो सकता है काम से ज्यादा बढ़ जाए काम, ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी तो क्या पता। He stated that both the proposals, namely Model 1 and Model 2 in the agenda, would end up creating centralization and would end up in creating problem for all the states. States अपना मुझे लगता है rights देना नहीं चाह रही है। The Honorable Chairperson inquired as to how a problem would be resolved when the same taxpayer registered in two different states was made to pay two different rates of tax on the same commodity on account of differing rulings by the ARs of the two states. He added that in view of this, there should be a mechanism of an appeal or a centralized authority because the issue need to be resolved, and in its absence, GST would not be one tax. Tamil Nadu stated that the existing two-tier authority at the state level would suffice, and a move to create the centralized authority would tantamount to depriving the states of their statutory rights, and he was not in favor of such a mechanism. The Honorable Chairperson stated that there would be finality of ruling of AR at the state level, and this mechanism was only for conflicting decisions of AARs for the same taxpayer registered in different states. The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat stated that since HSN courts were also given, there should be no reason of conflicting decision. लेकिन उसके बावजूद आ रहे हैं conflicting decision. The Honorable Chairperson stated that classification disputes in central excise were common. Summing up, the secretary stated that from the discussion it emerged that both AR and AAR should continue. However, where there were conflicting decisions of the two or more ARs in relation to a taxable person in two or more states that is registered as distinct person on the same issue, an appeal would lie to a separate body, जिसको वो CAAR कह रहे हैं, और amendment के बाद ये NAAR आ गया, which would consist of a chairman with a legal background and one officer from the central government and one officer from the state government,
who had worked in the revenue department in the past. Again देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ है, इसमें जुडिशियल बैकग्राउंड का एक, टेक्निकल बैकग्राउंड के दो, तो अगेन जो जजमेंट आएगा वो जिस तरह से जीएसटी ट्रिब्यूनल में एक जुडिशियल बैकग्राउंड, दो टेक्निकल बैकग्राउंड और चैलेंज, इट वाज चैलेंज इन द मद्रास हाई कोर्ट जो जजमेंट भी पढ़ा था, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर गड़बड़ था, लेकिन ये एआर एन ट्रिपल एआर का कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली इन्होंने किया क्या है, एक मिनट में बंद करता हूं, इन्होंने किया क्या है एन ट्रिपल एआर का कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट हु हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट, वही किया है। अच्छा, कितने लोग बैठेंगे ये लिखा है, वोटिंग कैसे होगी? ये ऑर्डर में लिखा होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, तो दो टेक्निकल मेंबर हैं, तो हो सकता है इंटरप्रिटेशन एज पर टेक्निकल वाले को उतना अच्छा नहीं आता हो। चलिए, इन एआर में तो बन ही सकता है। ये कंप्लीट हो गया। टैक्सेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल सप्लाई टू इन पेशेंट इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। बताइए, इसका तो हमने तो हो ही चुका है। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जाम्पशन है सर। एग्जाम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। अब पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ बहुत सारी दवाइयां लिख के देते हैं वो मेडिसिन। मेडिसिन अगर सेपरेटली बाय करेंगे तो टैक्सेबल है। Taxable अगर इसके साथ ट्रीटमेंट के साथ अगर मिलता है तो अगर कंपोजिट सप्लाई है तो नहीं है। वो जो इनवॉइस देते हैं उसमें वो हर एक खर्चा लिखते हैं और मेडिसिन का भी खर्चा लिखते हैं और एक मुफ्त एक अमाउंट मांग लेते हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए। कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई? तब तो कंपोजिट सप्लाई हो गया ना। कंपोजिट सप्लाई हो गया और इसलिए ये एंटायर अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। तो इसका सर्कुलर भी आया था ना? हाँ, आया था। पढ़ते हैं। CBIC stated that doubts had been raised on the issue of taxability on medicines and consumables like implants, stent, etc., supplied to inpatients in the hospitals which were exempted from GST during the course of medical treatment. He stated that hospitals were charging patients on the basis of MRP, which included GST, but the hospitals were not paying GST to the government, nor they were claiming input tax credit. अब प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या कह रही है? आज अगर किसी मेडिसिन की प्राइस ₹100 है तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। यस सर। बिल्कुल। और अगर सिर्फ मेडिसिन को अगर सेपरेटली खरीदते हम लोग, तो जो हम लोग इनवॉइस बनाते हैं, मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू लिखते 90, जीएसटी लिखते 10 और इनवॉइस वैल्यू कितना हो जाता 100। करेक्ट है। अब अगर मैं इन पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसके इनवॉइस में मेडिसिन इंक्लूड करते हैं, तो इसका चार्ज कितना करना चाहिए, 90 या 100? चार्ज से तो 90 करना चाहिए, जीएसटी 90 करना चाहिए। अगर 100 करते हैं तो डिपार्टमेंट क्या कहता है, इस 100 में जीएसटी इंक्लूडेड है। He stated that hospitals were charging patients on the basis of MRP, which included GST, but the hospitals were not paying GST to the government, nor they were claiming ITC.
In view of this, it was proposed to clarify that supply of medicine, etc., whether a part of a package deal or otherwise, shall be taxable under GST with proportionate input tax credit, as this was not a composite supply. Hospitals were categorized as retailers under Drug Price Control Order and Drugs and Cosmetics Act, and hospitals were billing medicines and consumables at MRP, which meant that it was inclusive of taxes. The तो Honorable इसमें लॉस Chair- तो है नहीं गवर्नमेंट में। नहीं, आप अगर एमआरपी लेते हैं हाँ तो आप इसका मतलब यू हैव कलेक्टेड जीएसटी, हाँ तो गवर्नमेंट तो कहेगी ना कि दिस इज अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ जीएसटी बिकॉज सिंस इट और इज अ tax कंपोजिट element। सप्लाई। टैक्स एलिमेंट जो है वो हाँ, आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो है। एमआरपी में जब भी बेचेंगे आप तो आपको तो Inclusive इसका of tax मतलब होगा। यू हैव इंक्लूडेड द टैक्स एलिमेंट आल्सो, यू हैव हाँ। कलेक्टेड द टैक्स, इट विल बी ये तो डीम्ड जो डिपेंड कौन सा। करता है उसके इनवाइस के ऊपर हम्म कि कैसा इनवाइस है। अगर वो पूरा पैकेज अगर है, अगर वो लिखता है कि भैया 2 लाख रुपए लूंगा और ये ऑपरेशन हो जाएगा, इसमें सब कुछ हमारा शामिल है, हम्म और वो टोटल लिख देता है इनवाइस में 2 लाख रुपए, कैटेगराइज नहीं करता अलग अलग, हम्म तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं है कि जीएसटी इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है, ठीक ना वो बात पता है। कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर सेपरेट लिखता है तब तो प्रॉब्लम है ही। हाँ, तब तो प्रॉब्लम है ही है। क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले, सेपरेट लिखते हैं? क्योंकि मैंने जो देखा वो नहीं सर, सेपरेट लिखा हुआ है। मोस्टली क्या होता है हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं हाँ, उनके यहाँ बिलिंग अलग है, काउंटर, हम्म वो उसके तो आईटीसी जमा करते हैं, हम्म ठीक है, लेते देते हैं, वो अपना रेगुलर में रखते हैं केवल मेडिसिन काउंटर को, बाकी को एग्जाम सप्लाई में वो दिखाते हैं, चाहे वो सर्जरी किए चाहे वो। वहां पे सिर्फ इशू क्या आता है, जो सर्जरी में जो वो अंदर जो मेडिसिन दे रहे हैं सर्जरी के दौरान, हम्म जो भी दवाएं दे रहे हैं, हम्म उसकी उतनी वो आईटीसी रिवर्स कर देते हैं, हम्म क्योंकि वो पैकेज का हिस्सा होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। The Honorable Chairperson observed that if a hospital was charging medicines where tax component was inbuilt, then it would be fair for them to pay tax. The law committee should further examine this issue and work on a formulation that wherever an exempted services are supplied, which involve supply of taxable goods to the service recipient, the service provider shall be liable to pay tax on such goods. कमाल है। कोई सर्कुलर आया था क्या इसका? मैं सर्कुलर पढ़ना चाह रहा था। अपने 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 बुक्स में सर्कुलर है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में है 3-4, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि आईटीसी रिवर्स करेंगे, एग्जेम्पशन वाले में दिया हुआ 77 में, सीरियल नंबर 77। ये तो वो वाला सर्कुलर है। हाँ, इसी में नीचे है सर। कंपोजिट सप्लाई लिखा हुआ है, टैक्सेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल रूम। ये तो बाद में इन्होंने बढ़ाया 5,000 से अच्छा, ऊपर। ये 5,000 किया, ओके ओके। ये है तो हाँ, 32 नंबर पढ़िए। हॉस्पिटल हायर सीनियर डॉक्टर्स, रिटेंशन मनी, फूड सप्लाई टू पेशेंट्स। ना, अच्छा, इसका कोई सर्कुलर नहीं है। द मेडिसिन आर आल्सो सप्लाइड। तो सर्च में इन पेशेंट लिखिए ना। यहाँ पर हमने लिखा है मेडिसिन कंज्यूम एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट, लेकिन ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। सर इन पेशेंट लिखिए ना, इन पेशेंट। नहीं है, इसका सर्कुलर नहीं है।
हाँ, अब देखिए, फूड सप्लाइड to the inpatient as advised by the doctor or nutritionist is a part of composite supply of healthcare and not separately taxable. Other supplies of food by hospital to patient not admitted or the attendants visitor or doctors or nurses are taxable. अब देखिए, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि if medicine is supplied to inpatient as advised by doctors, तो ये exempt ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हॉस्पिटल्स कैन नॉट चार्ज एमआरपी चार्ज नहीं कर सकता। एग्जाम तो हम कर देंगे, लेकिन उसका जीएसटी का एलिमेंट जो इंक्लूडेड है एमआरपी में, उसको हटा के चार्ज करे। समझ में आ रहा है इशू? ऐसा कहीं कुछ भी लिखा नहीं है, ना कोई सर्कुलर आया सर। हाँ, तो यही डिस्कस हो रहा है। ये तो सर आजकल बहुत ही घोटाला चल रहा है हॉस्पिटल्स में, कुछ बहुत क्लियर है। तो अगर हॉस्पिटल्स अगर असेसमेंट हो जाता है जहां पर वो एमआरपी इंक्लूडेड है, तो यस, वो जो एमआरपी इंक्लूडेड है तो उसका वो टैक्स एलिमेंट तो देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा। 100%। सर वो बिल्कुल सेपरेट बिलिंग ही करते हैं। हाँ, बिलिंग अगर सेपरेट करते हैं तब तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सेपरेट बिलिंग करते हैं। सिर्फ यहाँ क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, जो ओटी में जो दवाएं जाती हैं, अच्छा वो एक पैकेज है। वहां पे उतनी वो आईटीसी से रिवर्स कर देते हैं जितनी ओटी में कंज्यूम होती दवाएं। अच्छा, बाकी की टोटल सेपरेट बिलिंग करते हैं वो। ओके ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं, एक मिनट। और ये जो फूड देते हैं ना, फूड जो कैंटीन का फूड जाता है डॉक्टर्स को, नर्सेज को, विजिटर्स को, उसका तो कुछ करते ही नहीं है। नहीं करते मतलब, एक मिनट ये डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्ट सप्लाई मेडिसिन का हुआ 100 + 12 = 112। अब ये हॉस्पिटल वाला ओटी में अगर यूज करता है इन दवाइयों को और सेपरेटली बेचता है तो आईटीसी तो अवेलेबल हो जाएगा, इसमें टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। लेकिन ओटी में पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, और ये जो आईटीसी उसने अवेल किया इसको रिवर्स कर देगा, यही करेगा ना? जी, उतनी आईटीसी मिलनी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो बिलिंग करेगा वो कंपोजिट बिलिंग करता है, वो दवाई का अलग से नहीं लिखता है, करेक्ट? ना। ओके, ठीक। लेकिन सर आईटीसी रिवर्स किसे क्यों करेगा? क्योंकि ये उसको लेना ही कॉस्ट ही बना देगा। तो नहीं, वो इसलिए रिवर्स कर रहा है जिनेश जी, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स लग चुका है जिसको वो आईटीसी अवेल कर चुका होगा। सर मैं बताता हूँ, ये जो मेडिसिन वाला है ना, हाँ, वो भी रजिस्टर्ड सप्लायर ही है, उसका नंबर अलग लेते हैं, हॉस्पिटल वाला अलग लगता है, फार्मेसी हालांकि उसका ही रहता है। लेकिन जो परचेस करते हैं मेडिसिन, जो शॉप फार्मेसी है, वो आईटीसी ले लेता है, और आउटवर्ड सप्लाई पे भी वो टैक्स लगा देते हैं। हॉस्पिटल वाले पूरे 112 पे लेते हैं, और 112 में उसको तो रिवर्स करने की बात ही नहीं आती। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ जो हॉस्पिटल में जो दुकान है वो हॉस्पिटल से बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है? हाँ। अब हॉस्पिटल वालों को दवाई चाहिए तो यहाँ से खरीदते हैं, और वो 112 में खरीदा, फिर रिवर्स करने का क्या मतलब बना? हाँ, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने दवाई अगर खरीदी हो तो क्या? हॉस्पिटल ने अपने नाम से बिलिंग करवा के दवाई खरीदी हो तो? हाँ, तो सर ये 112 ही हुआ ना। नहीं, मैं फिर से पूछ रहा हूँ जिनेश जी, आप ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल, अच्छा जिनेश जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं है। आजकल हॉस्पिटल्स में एक ट्रेंड चला हुआ है कि किडनी में पथरी है, उसका ट्रीटमेंट का इतना रुपया हम सर्जरी का पैसा लेंगे, उसमें मेडिसिन सब इनबिल्ट है। लेकिन हॉस्पिटल वाले करते क्या है, वो स्टोर से बिल लेके परचेस दिखा देते हैं और पूरा कॉस्ट बना देते हैं, आईटीसी नहीं अलग से पार्क करते हैं। हाँ जिनेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दुकान है ये हॉस्पिटल की ही दुकान है, तब क्या होगा? तो सर वो नंबर सेम होता है तो फिर रिवर्स करते हैं लोग, ये नंबर अलग अलग होता है। हाँ, नंबर ठीक, अगर ठीक है, डन। तो अगर नंबर सेम हुआ तो रिवर्स करना पड़ेगा।
हाँ, नंबर अलग अलग नंबर अगर डिफरेंट हुआ तब तो वो खैर रिवर्स का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। और फूड सप्लाई में भी तो घोटाला है ही। फूड अच्छा। सप्लाई में सिर्फ पेशेंट को एग्जम्पशन है। सर वो तो लॉ है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली आपने देखा कभी विजिटर्स भी जो तो जाते, डॉक्टर्स को भी, नर्सिस को भी देते, वो सप्लाई माना गया है, उसके ऊपर जीएसटी भरना है हॉस्पिटल, कौन सा हाँ, हॉस्पिटल भरता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल भरना है। हाँ तो भरते तो हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखा है हमने। यहाँ और तो सर, पेशेंट के लिए मुझे नहीं लगता उसी कैंटीन से खाना जाता होगा, क्या उसी कैंटीन से खाना जाता है? नहीं नहीं, हाँ ये ऊपर कैंटीन। हॉस्पिटल में ऊपर या नीचे उनकी एक अपनी कैंटीन होती है सर। हम्म। तो जो डॉक्टर लिख के दे आता है चार्ट, तो उतना तो पेशेंट को जाता है, हम्म। तो वो तो एग्जाम्पशन में है। लेकिन हम्म। उसके बाद जो वहाँ जो उनके रिलेटिव्स होते हैं पेशेंट के, वो ऊपर जाके चाय नाश्ता करते हैं, तो उसका बकायदे जीएसटी जमा होता है। या डॉक्टर्स को जो जाता है तो उसका भी जमा करते हैं। हम्म। चलिए ठीक। कैंटीन एक ही होता है। चलिए सर आगे चलते हैं। The law committee should further examine this issue and work on a formulation that wherever an exempted services was supplied which involved supply of taxable goods to a service recipient, the service provider shall be liable to pay tax on such goods. अब देखिए अभी तो इसके ऊपर कोई डिसीजन आया नहीं है, इसका मतलब पंजाब stated that issue was to at what constituted the composite supply and added that the composite supply is those supply which are naturally bundled and therefore the tax would have to be charged based on the principal supply, such as a hotel accommodation where breakfast was also provided within the same room rent. He added that the hospitals could be billing in two ways, that is, either they give a breakup of individual consumers or medicines and charge separately for the healthcare services, and others like composite supply. He suggested that the issue should be considered afresh and requested to drop this entire proposal pending further examination. और ये अभी ड्रॉप ही है। ये है किस चीज का? कंपोजिशन सप्लाई फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, ये जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर का कंपोजिशन लेवाई है, ये कब आ चुका था? ये 10-2 में आया था, 19 में आया था सर। 6% जहां पे उन्होंने लगाया था, 3% जीएसटी, 3% जीएसटी। 10(2) में ना, पेज 113 बुक। अब आसान हो गया निकालना। 10(2) ये 18/2019, 1 जनवरी 2020 से नहीं, ओल्ड नोटिफिकेशन 9। ये नोटिफिकेशन कब आया था? सर ये, सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये रहा 19-20। रुकिए एक मिनट। 1 अप्रैल 2019 से आया था स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए। हाँ जी, नहीं जी, क्वेश्चन पूछिए। सर ये फाइनेंस एक्ट नंबर 2 बोले तो वो पीयूष गोयल जी वाला। फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ये निर्मला सीतारमण जी वाला। नंबर 2 क्यों लिखते सर? 2019 में 2 फाइनेंस एक्ट आए थे, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए नंबर 2 लिखा हुआ है। हाँ पहला वाला जो था उनका था, पीयूष गोयल जी वाला। हाँ हाँ, बोलो शायद सरकार चेंज हुई थी ना 2019 में, इसीलिए। अच्छा, ये 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग कब हुई है? इसका पेज नंबर याद रखिएगा, पेज 30 में है, और फटाफट देख लेते हैं। 22 दिसंबर 2018 में, तो मतलब आने से पहले, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर आने से पहले। देखते हैं इसके पीछे का रीजन। The Honorable Chairperson, elaborating on the proposal, stated that the small service providers like electricians, plumbers, etc., were not professionals. They had to pay 18% tax, and as they did not have much of input tax credit, this tax incidence was passed on to the customers. All this led to the evasion of tax. He added that there were only 49,000 registrations as service provider with annual turnover of up to ₹1 crore. He stated that professionals in the service sectors
were completely becoming cash centric, and in order to get them into the tax system, cash centric मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसका कैश में पैसा ले रहा है. It was desirable to have a composition scheme on the lines available for the small traders. This composition scheme could be limited to a smaller annual turnover of rupees 50 lakhs, and tax rate could be 5% or 12%, given the fact that about 50% of the tax was normally paid through input tax credit. He added that those in favor of taxing such composition taxpayer at the rate of 12% had instead agreed to create a new rate of 9%. However, it would be better to continue with an existing rate of say 5%. और अल्टीमेटली ये किस रेट पे लेके आए? 6 पे लेके आए. अच्छा, ये इंट्रास्टेट सप्लाई कर पाएगा ये कंपोजिशन स्कीम फॉर अदर्स, मतलब सर्विस वाला इंट्रास्टेट सप्लाई कर पाएगा? नहीं. If he is not engaged in making interstate outward supply of goods or service, यानी कि सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज इसका ये फायदा ले सकते हैं. ये भी जाएगा आने वाले समय, मुझे लगता है 1-2 साल में स्टेट भी मान जाएगी कि कंपोजिशन वालों को इंटरस्टेट करने दिया जाए. सर अभी 9(5) में तो इन्होंने छूट दे ही रखी है ना. क्या? ये प्लम्बर जो हैं अर्बन क्लैब वाले इंट्रा दोनों करते हैं. तो अर्बन क्लैब के थ्रू करते हैं, और अर्बन क्लैब को 100% टैक्स देना है, तो फिर इंट्रा हो क्या दिक्कत है? नहीं तो रजिस्टर्ड तो है ही ये भी वो. दे रहा है ना, टैक्स तो ये भी दे रहा है. हाँ, तो कंपोजिशन में थोड़ी है ना वो टैक्स. ये नहीं दे रहा है अर्बन क्लैब में, कहाँ दे रहा है वो टैक्स? लेकिन नहीं, अर्बन क्लैब वाला दे रहा है ना. नंबर दे रहा है अर्बन- सर्विस तो अंदर क्लैब को ना, ऐसा होता है ना वो. हाँ, तो अर्बन क्लैब टैक्स दे रहा है. भाई मैं कह रहा हूँ दे तो रहा है, टैक्स तो मिल रहा है. अच्छा, वो आप ये कह रहे हैं उनको टैक्स मिल रहा है अर्बन क्लैब के थ्रू 9(5) के थ्रू, तो फिर ये इससे ये इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर सेपरेटली रजिस्टर्ड क्यों होंगे? हाँ, चलिए, वो डेटा तो है नहीं हमारे पास, आगे करते हैं. द ऑनरेबल मिनिस्टर इसमें फ्रॉम क्यों उन्होंने प्रोफेशनल्स को क्यों बाहर कर दिया? ओनली फॉर ट्रेडर्स के लिए आया ये स्मॉल. कौन सा? ये सर्विस प्रोवाइडर हाँ, अभी आप बोले ना इसमें आया तो लिख के. सबके लिए तो है, ये प्रोफेशनल भी कर सकता है. अरे अभी आप जो पढ़ रहे थे मिनट्स में, हम्म उसमें ये शब्द आया ना, प्रोवाइड. नहीं, ये लिखा कि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स प्रोफेशनल्स नहीं है, तो इनको भी लेके आना चाहिए कंपोजिशन में. ओके ओके ओके. The Honorable Minister from West Bengal stated that if the tax rate was lower, there would be greater chance of compliance. He also inquired that if the annual turnover was kept at 50 lakh, what would be the loss of revenue? The Joint Secretary made a presentation on this issue. He stated that currently refund order for a taxpayer was being issued by a single authority for all 4 taxes, but disbursement of tax was taking place from 2 different sources. तो खैर अब तो इन्होंने चेंज कर दिया, डिसबर्सल भी मान लीजिए स्टेट अथॉरिटी रिफंड कर रही है तो स्टेट अथॉरिटी भी डिसबर्सल करेगी, और सारा कुछ ऑटो कर दिया इन्होंने. He added that this was already happening on a small scale for UIN refunds, embassies वालों के लिए. He added that refund sanction would be done by the respective tax authorities only, and the GST refund system could be connected to PFMS. ये पेमेंट करके कुछ है. The processing of refund claim would be done by the officer, and that the payment advice would go through GST to PFMS. The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat suggested to put a ceiling for refund amount so that a larger amounts of refund it could go with the approval of the Treasury officer. Proposals for boosting real estate sector under GST regime by providing a composition scheme for residential construction units. कोई है क्या composition scheme? The secretary stated that in view of difficulties faced by real estate sector, it was proposed that GST at the rate of 5% could be prescribed without input tax credit for construction of residential complexes, buildings and civil structures for houses other than affordable housing projects. और आज के डेट में रेट क्या है? ये वाला तो है ही है. 5% 12% है सर. 5% and 12%. 1%, 5% and 12%. हाँ, ये तो 1% है ही है. है. अफोर्डेबल हाउसिंग का 1% है. हम्म. और
5% है फॉर विदाउट ITC एंड 12% विद ITC. 5%. 12%, उस पे 1/3 हटा देते हैं तो 8%. याद ही नहीं आ रहा. चलिए, फॉर हाउसेस इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑल्सो, क्योंकि निकाल ही लेते हैं. वहाँ पे 3 तो हमारी जीएसटी की रियल एस्टेट की बुक, ये सारे चैप्टर्स बने हुए हैं, बस एक लाइव क्लास लेंगे तो शायद बन जाएगी ये बुक. तो ये रेट है अफोर्डेबल टैक्स रेट्स ऑन अपार्टमेंट कंस्ट्रक्टेड अंडर स्पेसिफाइड स्कीम, दैट इज अफोर्डेबल. तो 1.5 पे 1/3 माइनस करेंगे तो 1 है, और 12 पे 1/3 माइनस करेंगे तो 8 है. चलिए, तो काफी कम कर दिया है ना. जी. अच्छा, अफोर्डेबल का उन्होंने 1 कर दिया. इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू सर्टन सेफगार्ड्स वर सजेस्टेड लाइक 80% ऑफ इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज अदर देन TDR or similar rights shall be purchased from a GST registered supplier only, and for purchases which are below 80% benchmark and are procured from unregistered person, GST at the rate of 12% reverse charge basis should be paid in cash by a registered person without any input tax credit. तो ये तो लेके आ ही गए सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में. हाँ, आगे तो रेट अलग आया बस. अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में threshold exemption. In view of this, it was proposed to increase the threshold exemption limit for suppliers of goods from the existing annual turnover of rupees 20 lakh to 75 lakh and from rupees 10 lakh to 20 lakh for special category states. अच्छा, ये कंपोजिशन वालों के लिए कह रहे हैं. खैर, कंपोजिशन वालों के लिए तो 75 ही है शायद. कितना है कंपोजिशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए? वही 75 है. 75 ही है ना. चलिए देख लीजिएगा. 1.5 का आधा है सर. ये अगेन in the written speech circulated by the Honorable Minister from Uttarakhand, it was highlighted that the state of Uttarakhand is a landlocked Himalayan state and there was a special central industrial package for the state, which gave area-based exemption in central excise. During the period, many industries were established in the region and there was a huge spurt in growth of revenue in the state. The revenue accruing to the state due to CST was almost 29.5% of the total revenue, which was no more the case. The national average was just 8%. मतलब 8% से CST का रेवेन्यू एवरेज है और उत्तराखंड में 29.5% था. In addition to this, the drop in the rate of tax in GST when compared to VAT also impacted the revenue, and the contribution from service sector had been minimal. Thus, due to structural reasons, his state had lost out on revenue, which was not recoverable by means of just enforcement action, as it was not a case of tax evasion. Thus, Uttarakhand was in a disadvantageous position, which was also noted by the Honorable Chairperson during the earlier council meeting. In pursuance of this, the former Finance Secretary had recently visited Uttarakhand to study the impact of GST. In his report on the revenue gap analysis, it was stated that Uttarakhand is among the top 5 states in terms of the percentage of revenue shortfall. Up to November 18, the average revenue shortfall of Uttarakhand was 34%, as against the national average of 10%. The study observed that due to structural factors connected to switchover, Uttarakhand had lost about 34.5% of its revenue base, 29.5% of CST, and 5% of input tax credit reversal on stock transfer. The Honorable Minister added that it was imperative that for states where the revenue base was reduced due to structural factors, some remedy be given. He requested the Council to recommend to the Union Government Finance Commission and other bodies to keep this in mind and account for the loss the state had suffered due to structural changes brought about by GST. अब ये यहाँ से पढ़ता हूँ. Further suggested that revenue position of the state could be improved by notifying Sub-Rule 7 of 138, which provides for generation of e-way bill by the transporter. अच्छा, मुझे एक बात बताइए इसको पढ़ने से पहले.
मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टर के पास एक ट्रक जिसमें अलग अलग इनवॉइसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के, तो इनवॉइस 1, 2, 3, 4 और सबकी वैल्यू अंडर 50,000 है। क्या ये ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है? ट्रक पूरा भरा हुआ, सबकी वैल्यू इनवॉइस वैल्यू अंडर 50,000, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज का, वेदर नहीं तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है नहीं। और आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टर में जनरेट द ई वे बिल, बिल्कुल ये लिखा हुआ है इसमें। तो अब ये उत्तराखंड कह रहे हैं कि भैया आप मे की जगह शैल कर दो बस। ट्रांसपोर्टर where the aggregate value of the consignment carried in a conveyance is more than 50,000. This provision was presently kept in abeyance, which provides for generation of bill by the transporter where the aggregate value of the consignment carried in a conveyance is more than 50,000. This provision was presently kept in abeyance. In the absence of this provision, transporters were taking multiple consignments of various dealers, with each individual dealer's consignment being less than 50,000, but in aggregate, it was for far more, thus circumventing the spirit of law. Obviously, combine करके तो ज़्यादा ही होगा aggregate value. He added that Uttarakhand has a very porous border near Haridwar, Bijnor, Muzaffarnagar, Saharanpur, and also near Udham Singh Nagar, Moradabad, Rampur, Bareilly. He stated that to check evasion, the state had earlier a system of trip sheets which covered every transaction import irrespective of the value of the goods. Now, with no mandatory provision for online declaration for importing goods, if the consignment is of multiple person with individual value less than 50,000, the capacity of enforcement unit is drastically reduced. He also suggested that for goods which are high in weight oblique quantity but low in cost, such as minor minerals, riverbed materials, soap, stone, and bricks, the e-way bill should be based on weight oblique quantity rather than value. तो इंतजार कीजिए, शायद हो जाए। This is completed. तो हम लोग 31st कंप्लीट कर चुके हैं आपके साथ।